हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पेटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो सीरीज़ है हमारा करंट अफेयर्स का, और ये बिहार करंट अफेयर्स का सीरीज़ है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो देखेंगे 2022 यानी कि दिसंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, और ये सीरीज़ बाई सीरीज़ चल रहा है। इसके पहले हमने पहला सीरीज़ करवाया था, ये हमारा सेकेंड सीरीज़ हो जाता है। तो आइए हम लोग इसी तरह से रिवीजन कर लेते हैं। बहुत जो प्रमुख बिंदु है, जो मुख्य बिंदु है जहाँ से प्रश्न संभावित बन सकता है, उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहला। देखिए चर्चा में क्यों, कौन सा, तो देखिएगा बिहार नगर पालिका विधेयक 2022 कहता है कि पटना विधानसभा ने बिहार नगर पालिका विधेयक 2022 को पारित किया। अगर इसमें देखिएगा उद्देश्य क्या होता है, तो देखिएगा इसमें अधिकतर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग या पगडंडी कह सकते हैं, या ड्रेनेज कह सकते हैं, या सीवरेज एवं पार्क पर अस्थायी या अस्थायी संरचना द्वारा अतिक्रमण एवं अवरोध पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करना है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पे समझिए कि वहाँ पे अपना कुछ बना लिया हो, घर बना लिया हो या पार्क या कुछ भी किया हो, तो उसके अतिक्रमण से संबंधित इस विधेयक को पारित किया गया। तो ये विधेयक 2022 है, और ये कहा जाता है कि इसमें संशोधन किसमें किया गया, तो संशोधन आपको हो जाता है बिहार नगर पालिका विधेयक 2007 में इसको संशोधन करके इसको बनाया गया। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए ये वाला हो जाता है आपका, पूछा जाएगा बिहार नगर पालिका विधेयक 2022 क्या है। तो देखिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2000 जो 7 है, धारा 435 की उपधारा 3 को संशोधित किया गया है। पूछा जा सकता है कि 2022 का जो नगर पालिका विधेयक जो आया, यह किस में संशोधन किया गया, तो ये देखिए 2007 में संशोधन किया गया। पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या बदलाव किया गया है, तो देखिए कहता है कि नगर पालिका पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी अतिक्रमण एवं अवरोध हेतु अगर वो हटाना चाहते हैं वहाँ से अतिक्रमण को, तो पहले 15 दिन पहले उनको सूचना देना पड़ेगा। कितना दिन पहले, तो देखिए 15 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। फिर कहता है कि अगर असंतुष्ट कारण देने पर, अगर कोई कारण वो देते हैं 15 दिनों के अंदर में और वो कारण से असंतुष्ट हो जाते हैं, तो पदाधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आपका, दंड स्वरूप संबंधित अतिक्रमणकर्ता से जुर्माना वसूला जाएगा। ठीक है। और कहता है कि दंड और जुर्माना की वसूली नहीं होने की स्थिति में ऐसे अतिक्रमणकर्ता से होल्डिंग के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी। अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण एवं अवरोध को 40 घंटे की नोटिस देकर हटाया जा सकता है। ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि बिहार और जल जीवन सर्वेक्षण 2023, ये हो जाता है आपका, बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 4 अप्रैल 2023 को, 4 अप्रैल 2023 को जल कहा जाता है, जल जीवन सर्वेक्षण क्या किया गया, जारी किया गया। कब किया गया, तो 4 अप्रैल 2023 को किया गया। कहता है कि इस राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के 4 जिले जो हैं 10 लिस्ट में टॉप हैं। कहता है कि यहाँ पे कि ये जीवन सर्वेक्षण जब जारी किया गया तो इसमें 4 जिले जो हैं 10 जिलों में टॉप स्थान हासिल किया। तो आइए 4 जिलों की बात हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे जल जीवन सर्वेक्षण 2023 का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो बिहार के जो 4 जिले हैं जो सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया, उसमें आपको समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका हो जाएगा। इससे याद रखेंगे आप लोग, ये जो 4 जिला है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि जल जीवन सर्वेक्षण में 4 जिले कौन शीर्ष पे हैं, उसमें पूछा जाएगा। तो ये 4 जो जिले हैं समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका हो जाता है। ठीक है। पूछा जाएगा कि यह सर्वेक्षण जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जारी किया जाता है। देखिए ये जो जारी किया जाता है, ये केंद्र और राज्य सरकार के मिला जुला क्या है, यह एक सार हो जाता है। कहता है कि यह जल जीवन सर्वेक्षण का तीसरा एवं अंतिम चरण था। भाई पूछा जाएगा कि यह जो जल जीवन जो सर्वेक्षण है यह कौन सा चरण हो जाता है, तो तीसरा और अंतिम चरण हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। पूछा जाएगा
आपसे कि यह सर्वेक्षण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। तो निम्नलिखित जो बिंदु है उस पर जिक्र करना ज़रूरी होता है। आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। कहता है कि ग्रामीण परिवारों के घरों में नल का जल की उपलब्धता कराना है, नल से मिलने वाले जल की मात्रा के बारे में देखना है और जल की गुणवत्ता के बारे में देखना है और जलापूर्ति की निरंतरता हो रही है या नहीं हो रही है इसके बारे में जांच करना है। और कहता है कि पेयजल से संबंधित अगर शिकायत है तो उसको नोट करना है। और कहता है कि पिछली साल की तुलना में इस बार शहरों का आकलन 9500 अंकों के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हमारा ये वाला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र हो जाते हैं, इनको साहित्य अकादमी अनुवाद से सम्मानित किया जाता है। कहा गया है कि बिहार के ये दरभंगा जिले से बिलोंग करते हैं। बिहार के दरभंगा जिले के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, पूछा जाएगा आपसे। साहित्य अकादमी अनुवाद साहित्य जो पुरस्कार आपको 2022 से है, किसको दिया गया? तो इसमें चार नाम रहेंगे और ये भी एक नाम रहेंगे, तो फिर आपको याद रहेगा, तभी आप बना पाएंगे। तो बिहार के ये दरभंगा जिले से संबंध रखते हैं और इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 से नवाजा गया, जिनका नाम है डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र नाम हो जाता है। और देखिए, कहता है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022, तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को यह पुरस्कार चमन नहाल के अंग्रेजी उपन्यास, पूछा जाएगा किसके अंग्रेजी उपन्यास का अनुवाद था भाई? तो ये देखिए, चमन नहाल के अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी के मैथिली अनुवाद के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए? आज़ादी के मैथिली अनुवाद के लिए प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। इसमें कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। देखिए, कहता है कि हिंदी के लिए यह पुरस्कार बद्री नारायण, ठीक है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होता है वो हिंदी के लिए हर भाषा में अलग अलग हो जाता है। तो भाषा से संबंधित आपको पूछा जाएगा, जैसे हिंदी में पूछ दिया, हिंदी के लिए यह पुरस्कार बद्री नारायण को, और अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को, और उर्दू के लिए अनीश अशफाक को प्रदान किया गया। इसे एकदम रट ही लीजिए, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। ये बहुत VBI हो जाता है, पूछा जाएगा कि बताइए साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 जो है हिंदी के लिए किसे दिया गया? तो ये देखिए बद्री नारायण हो जाते हैं। पूछा जाएगा कि अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया? तो देखिए अनुराधा रॉय हो जाते हैं। और पूछा जा सकता है कि उर्दू के लिए किसे दिया गया 2022 का पुरस्कार? तो अनीश अशफाक हो जाते हैं, याद रखिएगा। यह पुरस्कार साहित्य लेखन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार साल 1955 में दिए गए थे, ठीक है, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा है। और अगर आप देखे होंगे तो सूची याद जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि सूची से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। शामिल 22 भारतीय भाषाओं सहित यह राजस्थानी अंग्रेजी भाषा समेत कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड कितने भाषा में साहित्यकारों को दिया जाता है? तो 24 हो जाएगा। कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में विजेताओं को 1 लाख रुपए नगद राशि और एक ताम्रपत्र दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका फ़ोटो देख सकते हैं, इसके बारे में आप सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। ऐसी ऐसी घटना हुआ था कोसी में। देखिए, कहा जाता है कोसी मोची लिंकिंग परियोजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही VBI है। कहता है कोसी मेची लिंकिंग परियोजना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि बिहार की अति महत्वाकांक्षी बात यहाँ पे हो रही कि यह बिहार की अति महत्वाकांक्षी कोसी मेची लिंक परियोजना के निर्माण को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है, ठीक है। अगला देखते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन विभाग की नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता किया गया है। अगला देखिएगा, इसमें यहाँ से प्रश्न आपको बनता है बहुत ज़्यादा।
पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की, देखिएगा, यह मध्य प्रदेश की केन बेतवा रिवर लिंकेज परियोजना के बाद, ठीक है, बाद कोसी मेची लिंकिंग परियोजना देश की दूसरी रिवर लिंकिंग परियोजना है। पूछा जा सकता है यह देश की दूसरी रिवर लिंकिंग परियोजना है। इससे पहले अगर पहला परियोजना की बात कर दिया जाए तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश की केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना हो जाता है। ठीक है, कहता है कि यह परियोजना 4900 करोड़ रुपए की लागत के साथ, कितना, तो 4900 करोड़ लागत के साथ लगभग 5 वर्षों में पूरी होने की संभावना है। इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीटी और मेन दोनों में काम देगा। कहता है कि इस परियोजना के माध्यम से सीमांचल क्षेत्र के अररिया, याद रखिएगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में सिंचाई की भी व्यवस्था की जाएगी। इस परियोजना से कितने जिलों को यहाँ पे लाभ हो रही है, तो सीमांचल क्षेत्र के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में सिंचाई की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, बहुत काम देगा। यहाँ से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अच्छे से इसको देखिए। कहता है कि 72 किलोमीटर नहर के माध्यम से पश्चिम में कोसी को किशनगंज में मेची बेसिन के साथ जोड़ा जाएगा। कहाँ पे, तो किशनगंज में मेची बेसिन के साथ जोड़ा जाएगा। देखिए, किशनगंज की बात करेंगे यहाँ पे तो देखिएगा, किशनगंज में चाय की जो मतलब प्रोसेसिंग है उसको पूरे बिहार के सरकारी जो कार्यालयों में पीने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और किशनगंज की अगर बात करें, किशनगंज की, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक है, कहता है कि साथ ही इस नहर को पूर्व में महानंदा बेसिन के साथ भी जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग पश्चिम में कोसी को देखेंगे तो किशनगंज में मेची बेसिन के साथ जोड़ा जा रहा है, और बात यहाँ पूरब में हो जाए तो महानंदा बेसिन के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जैसे वैधानिक निकायों से मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना की लागत 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। वर्तमान में बिहार की कोसी बेसिन विकास परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। किसके द्वारा, तो विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसके लाभ के बारे में देख लीजिए। कहता है कोसी मेची जो नदी है, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। आपने पहला देख ही लिया, केन बेतवा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल इलाके में होंगे बाढ़ से मुक्त। बहुत भयंकर बाढ़ आता है, इसमें लोग लाख, मत समझिए कि हज़ारों के हज़ारों मर जाते हैं। जान माल की इतनी ज़्यादा क्षति होती है कि ऐसा बाढ़ समझिए कि आप बहुत कम देख पाएंगे। इतनी ज़्यादा त्रासदी होती है कि लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। पूर्णिया और अररिया ज़िले में 2.14 हेक्टेयर में सिंचाई हो जाएगा और 76 किलोमीटर से अधिक लंबी नहर का निर्माण किया जा सकता है। और बात यहाँ बेसिन क्षेत्र की बरकरा, रावता, कनकई नदियों को भी जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा, प्रश्न आजकल बीपीएससी एकदम अंदर से उठाती है, तो अंदर वाले यही सब प्रश्न होते हैं। पूछा जाएगा बेसिन क्षेत्र की कौन सा बरका, रावता, कनकई नदियों को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, ये देखिए, कहता है कि शालिनी कुमारी को तीसरे, कौन सा, तो ये देखिए, शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार इनको मिला है। किनको मिला है, तो शालिनी कुमारी को मिला है। किसमें, तो तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन के फोरम में प्रथम पुरस्कार इनको दिया गया। देखते हैं हम लोग बिहार की शालिनी कुमारी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कहता है कि बिहार की शालिनी कुमारी को उनके नवाचार, कौन सा भाई, मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके लिए, मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये शालिनी कुमारी पटना की रहने वाली हैं।
अगर बात हो जाए कि शालिनी कुमारी कहाँ की रहने वाली हैं, तो पटना के निवासी हैं और उन्हें पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा अपनी तकनीक के लिए वर्ष 2011 में इग्नाइट प्रतियोगिता के माध्यम से मान्यता दी गई थी। ठीक है, अगला देखिएगा। देखिए, इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम के बारे में। तो देखिए, अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम सालाना COETI का आयोजन क्या करता है, आयोजन हमेशा करता है। देखेंगे यहाँ पे कि इसमें सम्मेलन सत्र, इनोवेशन प्रतियोगिताएं और एक प्रदर्शनी शामिल है। प्रमुख प्रतिभागियों अर्थात सरकारी अधिकारियों, जमीनी इनोवेशन, ऐसे इतना पूरा डिटेल्स में नहीं पूछने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर देखिएगा। इससे पहले यह आयोजन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया, फिलीपींस में आयोजन किए गए थे, जबकि महामारी के कारण 2 साल का संक्षिप्त विराम मिल गया था इसको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसको देखेंगे हम लोग। देखिए, कहता है कि ज़मीनी स्तर की नवोन्मेषण प्रतियोगिता जैसे ग्रास रूट इनोवेशन कंपटीशन में देखिए शालिनी कुमारी जो भारत की हैं, ठीक है, समायोजन पैरों के साथ संशोधित वॉकर, ठीक है, यानी कि मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स हो जाता है। और मारियम बौकिया जो फिलीपींस की हैं, इनको मिला है द्वितीय पुरस्कार दिया गया है बहुउद्देशीय के लिए, फाइबर स्ट्रिपर के लिए। और बात यहाँ तीसरा की अगर हो जाए तो देखिए श्री म्यो थाउ हो जाते हैं जो म्यांमार के होते हैं। और ग्रीन टॉडी का प्लामा यरा पाम कोकोनट के लिए इनको दिया गया है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। देखिए, अगला सवाल है हम लोग का, इसे याद रखेंगे। कहता है कि गया में विकसित किया जाएगा कौन सा टेक्सटाइल पार्क। याद रखिएगा, ये वाला कहा जा रहा है कि गया में क्या होगा, टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। तो देखिएगा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर, कहता है महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर गया के मानपुर में, याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है, आपको मानपुर दे देगा, बिलासपुर दे देगा, बहुत सारा चीज़ें दे देता है, क्योंकि 67 अगर आप BPSC देख रहे होंगे तो डायरेक्ट उस क्षेत्र को इंडिकेट किया गया है जहाँ पे ये मतलब समझिए कि पार्क बनाई जाएगी। तो कहाँ पे बनाई जाएगी? तो मानपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, कहता है कि गया के मानपुर में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। कहाँ पे? तो मानपुर में। याद रखिए, मानपुर याद रखिएगा। इस पार्क के लिए 23 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया है। कितना? तो देखिए 23 एकड़ ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रमुख बिंदुओं पे बात करिए यहाँ पे। कहता है कि यह फल्गु नदी प्रदूषण मुक्त होगा। ठीक है, लोगों को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा और पार्क के निर्माण के लिए अत्याधुनिक 435 इकाइयों की योजनाएं बनाई जा रही है, जिसमें कोट पैंट समेत नए तरह के अत्याधुनिक कपड़ों का निर्माण किया जाएगा। कहता है कि विभिन्न बैंकों के साथ बैठक कर कपड़ा उद्योग के लिए ऋण वितरण और अत्याधुनिक मशीनों की खरीद में सहयोग के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कहता है कि वर्तमान में पटवा टोली में अपने घरों में 980 इकाइयाँ जो लगभग 12,500 पावरलूम मशीनों के साथ कपड़ा बुनाई का काम कर रही है। लगभग 30 से 35 हज़ार कर्मचारी और श्रमिक क्या है, कार्यरत हैं। इसके अलावा इसमें करीब 50% महिलाएं क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। याद रखिए ये सब चीज़ें। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो सवाल है ये भी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि क्या है बिहार का ग्रेडेड एक्शन प्लान। भाई ग्रेडेड एक्शन प्लान क्या हो जाता है? ग्रेडेड एक्शन प्लान के बारे में पूछा गया, ये क्या हो जाता है? तो देखिए वायु गुणवत्ता मापने के लिए बिहार के 25 जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया गया। कितने जिलों में पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने जिलों में इस प्लान को लागू किया जा रहा है? तो कितने ज़िले हो जाएंगे? ये ज़िलों की संख्या 25 हो जाता है। ठीक है, ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है बिहार के 25 ज़िलों में लागू किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला। देखिए ये जो प्लान है वायु गुणवत्ता जो होता है, जैसे मानते हैं कि आप पटना रह रहे हैं, कितना प्रदूषण इस वायु में है,
ठीक है, कितना खतरनाक गैस है, कितना खतरनाक एलिमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें है, उसी का आकलन करने के लिए इसको बनाया गया और इसको 25 जिलों में लागू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे देखिएगा, ग्रेडेड एक्शन प्लान के बारे में कुछ समझिए। कहता है कि प्रदेश में ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत अधिक AQI वाले 100 से भी ज़्यादा प्रदूषित शहरों में प्रदूषण पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण देखेंगे आप, देखिएगा पटना बहुत एकदम ये हो जाता है। यह प्रतिबंध प्रदूषण स्तर की गंभीरता के आधार पर अलग अलग शहरों में अलग अलग होगा। उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के DM और संबंधित विभाग पर होगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि पर्यावरण से जुड़े पहले से बने कानून के मुताबिक ऐसी कार्य योजना को लागू करने के लिए 1 साल का डेटा होना जरूरी है। इसलिए श्रेणीबद्ध कार्य योजना तैयार होने के बावजूद उस पर अमल नहीं हो सका है। कहता है कि 1 वर्ष पूरा होने के बाद राज्य के जिलों और ग्रेडेड एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। कहता है कि राज्य में AQI 450 से अधिक होने पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वायु प्रदूषण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हरित बजट 2022-23 की बात है, ये पूछा जाएगा आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछेगा हरित बजट 2022-23। देखिए यहाँ पे देखिए 16 दिसंबर 2022 को बिहार का तीसरा वित्तीय वर्ष कितना 2022-23 का हरित बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया गया है। कौन सा? तो देखिए तीसरा, कहता है कि दिसंबर 2022 का यह तीसरा कौन सा है, बिहार का तीसरा वित्तीय वर्ष देखिए 22-23 का हरित बजट क्या किया गया, शीतकालीन में आपको पेश किया गया। कहता है पिछले वर्षों की तुलना में हरित बजट में 3.26% की कमी देखी गई है। कितना? याद रखिएगा, कमी जो है 3.26% की कमी देखी गई है पिछले वर्षों की तुलना में। कहाँ पे? तो हरित बजट में, याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं इसमें और भी पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे फोकस करिए। देखिए कहता है यहाँ पे कि हरित बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए अगर बात किया जाए तो 2021-22 में बजट कितना होता है भाई, 79,359 करोड़ रुपए था, जो कहता है कि 2022-23 में घट कर कहता है, ठीक है, 79,255 करोड़ रुपए हो गए हैं। ठीक है, कहता है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जो हरित बजट पेश करता है। ठीक है, भारत का पहला राज्य बिहार है जो हरित बजट जो है पेश करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इस बजट की मदद से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बजटीय प्रावधान का अध्ययन एवं आकलन किया जाता है। कहता है कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इस बजट पर फोकस कर रही है। बिहार देश के उन गिने चुने राज्यों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन के हिसाब से कृषि को भी बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे देखते रहेंगे। देखिए अगला देखिएगा इसी में, और हरित बजट पेश करने वाला बिहार जो है भारत के राज्यों में पहला है जो हमेशा से करते रहा है। ठीक है, कहता है कि हरित बजट में स्कीम मदों में सर्वाधिक आवंटन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाता है। इस मामले में गन्ना उद्योग विभाग दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और विभाग में स्कीम मद का आवंटन 100 करोड़ रुपए था, जिसमें 98.70 करोड़ रुपए हरित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए। कहता है कि तीसरे स्थान पर लघु जल संसाधन है, जिसके स्कीम मद का कुल आवंटन 827 करोड़ रुपए से हरित योजनाओं के लिए 796 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए यहाँ पे कहता है कि उत्तर कोयला जलाशय परियोजना बताइए। उत्तर कोयल जो है, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय बिहार तथा झारखंड राज्य के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कहता है कि 1622.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आंकी गई है इसमें।
किस में? तो देखिए उत्तर कोयल जलाशय परियोजना में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि यह नदी रांची के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो रांची के पठार से निकलती है। देखिए सारा का सारा एक बार अच्छे से आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न यहीं से ही बनते हैं, यहीं से प्रश्न ही बनाया जाएगा। ठीक है, जितना भी आपको सीरीज करवाया जा रहा है इससे आपको बहुत ही लाभ होगा, एक बार अच्छे से ज़रूर रिवाइज करिएगा। कहता है कि यह नदी रांची के पठार से निकलती है, जो झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित कहाँ पे? हैदर नगर में सोन नदी से मिलती है और अंत में गंगा नदी में समाहित हो जाती है, विलीन हो जाती है। कहता है कि उत्तरी कोयल जलाशय झारखंड राज्य में पलामू और गढ़वा जिलों के अत्यंत पिछड़े जनजातीय इलाके में स्थित है। कहता है कि यह अपनी सहायक नदियों के साथ बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग से होकर बहती है। कहता है कि इसकी सहायक नदियाँ औरंगा और अमानत है। ठीक है, कौन सा है? तो औरंगा और अमानत हो जाता है इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को देखेंगे हम लोग। ये जो परियोजना है यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछ ही देता है, इसलिए आप लोग पूरे डिटेल्स में इसको देख लेंगे। कहता है कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, इस जलाशय का निर्माण सर्वप्रथम 1972 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, इस जलाशय का निर्माण आपको 1972 में प्रारंभ हुआ था और कहता है कि तब इसे मंडल बांध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो मंडल बांध के नाम से जाना जाता था। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा आपत्ति जताने पर 1993 में इसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसके? तो देखिए वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाने पर इसके निर्माण में मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया था। कह रहा है कि इस बांध की क्षमता 1160 मिलियन क्यूबिक मीटर निर्धारित की गई है। कितना पूछा जा सकता है कि क्यूबिक कितना मीटर है? तो 1160 मिलियन क्यूबिक मीटर निर्धारित किया गया है। पूछा जाएगा कि इस परियोजना के तहत नदी के बहाव की निचली दिशा में मोहनगंज में कितना 819.6 मीटर लंबे बैराज के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। कहता है कि इस परियोजना के अंतर्गत 67.86 मीटर ऊंचे और 343.33 मीटर लंबे कंक्रीट के बांध का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, सुनिश्चित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि इससे झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों के साथ साथ बिहार के औरंगाबाद और गया जिले के सबसे पिछड़े और सूखे की स्थिति वाले इलाकों में भी 111.521 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई की व्यवस्था होने की संभावना है। याद रखेंगे, अगर झारखंड में देखेंगे तो पलामू और गढ़वा जिले के साथ साथ बिहार की अगर बात करेंगे तो औरंगाबाद और गया में भी इसका फ़ायदा सिंचाई के क्षेत्र में मिलेगा। वित्तीयन की बात यहाँ पे करेंगे तो देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 वित्त वर्षों के दौरान 22.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस परियोजना के शेष बचे कार्यों को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कहता है कि शेष बचे कार्यों के लिए रुपए के सामान्य घटकों का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कोष से अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। मानते हैं कभी कभी अंदर से क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए इसमें पैसा कहाँ से, किस योजना से इनको दिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कोष से दिया जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न बनता है, इसीलिए थोड़ा सा डीपली जा कर के पढ़िए, ताकि यहाँ से जब आपके दिमाग में रहेगा तो निश्चित तौर पे आप प्रश्न बना लेंगे। कहता है कि बिहार और झारखंड के हिस्से के 609.16 करोड़ रुपए के शेष कार्य की लागत में से 365.5 करोड़ रुपए यानी 60% LTIF से केंद्र सरकार देगी। ठीक है, देखिए LTI जो है, F जो है, इससे केंद्र सरकार देगी। कहता है कि इस तरह केंद्र का कुल हिस्सा कितना हो जाता है? 1378.61 करोड़ रुपए हो जाएगा और लागत की 40% शेष राशि 243.86 करोड़ रुपए का वहन आपको नाबार्ड द्वारा किए जाएंगे। याद रखिएगा, नाबार्ड कितना कर रहा है, ठीक है, और केंद्र के हिस्से के द्वारा कितना किया जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला कहता है यहाँ पे
ये तो याद ही होगा, नहीं याद होगा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है आपके पूछने की प्रबल संभावना बन रही है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है कि बिहार के 3 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो 3 व्यक्ति कौन हैं? 1 2 3 आप देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कहता है कि वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से पद्मश्री पुरस्कार से बिहार की 3 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। देखिए, 3 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। ये सब पुरस्कार मिलना वाकई में बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिएगा पूछा जाएगा आपसे। तो वर्तमान में 2023 में 6 पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है, और 9 पद्म भूषण दिया गया और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं भी शामिल हैं। कहता है कि विदेशियों NRI PIO OCI की श्रेणी में 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 3 विभूतियों जो बिहार के हैं वो कौन कौन है जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले बिहार के 3 विभूतियाँ, ये सुभद्रा देवी का नाम देख रहे हैं आप, आनंद कुमार सुपर 30 के जो हैं वो देख रहे हैं, और ये जो है कपिल देव प्रसाद, इनको भी आप देख रहे हैं। देखिए, अगर बात करें हम लोग तो सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद जो हैं कला के क्षेत्र में इनको दिया गया, जबकि जो आनंद कुमार को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री अवार्ड क्या किया गया? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों, कहता है पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों, पद्म भूषण, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण हो जाएगा, पद्मश्री के रूप में प्रदान किए जाते हैं। कहता है कि प्रत्येक वर्ष कब गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कहता है कि यह पुरस्कार सामाजिक कार्य के लिए, सार्वजनिक मामले के लिए, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, व्यापार और उद्योग के लिए, चिकित्सा के लिए, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विषय गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि असाधारण, कहता है यहाँ पे, कहता है कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर हर साल कब? तो मार्च अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं, याद रखिएगा। ये हो जाएंगे आपके, ये देखिएगा, ये हो जाते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाते हैं, जो बिहार के वर्तमान में अभी राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के कौन सा 41वां राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्लेकर का क्रम जो है कितना नंबर का है, तो 41 हो जाएगा, ठीक है। और ज्ञात हो कि बिहार के पूर्व राज्यपाल कौन थे? फागू चौहान थे, जिनका क्रम कितना था? 40 था, ठीक है। देखिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की बात करें तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आपके बिहार के जो राज्यपाल बने हैं इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। वे गोवा में विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि पहले विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी किस विधानसभा में उन्होंने पूरा किया था? तो ये देखिए गोवा हो जाएगा। कहाँ पे? गोवा हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि के विनोद चंद्रन के विनोद चंद्रन हो जाते हैं। कहता है कि जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अभी की अगर बात करें, पूछा जाएगा वर्तमान में बताइए मतलब पटना उच्च न्यायालय का मतलब यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाते हैं, ये बताइए। तो आप ये नाम जो देख रहे हैं, इनका फ़ोटो जो देख रहे हैं यही है, इनका नाम है के विनोद चंद्रन, ठीक है। ज्ञात हो कि इसके पूर्व में जो न्यायाधीश थे, जस्टिस थे, उसका नाम संजय करोल था और संजय करोल के जगह पर
ये जो आपको स्थान इन्होंने लिया विनोद चंद्रन ने, ये नाम हो जाता है। जस्टिस के विनोद चंद्रन 2011 में केरल उच्च न्यायालय में जज बने हुए थे। पूछा जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने के पहले ये कहाँ पे थे? तो याद रखिए यहाँ पे कहाँ पे, केरल में उच्च न्यायालय में क्या थे? ये जज थे। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पे कहता है हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब? 2024। कहता है कि 2024 में प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन क्या किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? तो देखिए 2024 में कहता है कि बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? तो 1910 में। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। कहता है कि जिसमें छापाखाना, पुस्तकालय, संग्रहालय एवं प्रशासनिक भवन है। कहता है कि प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का अमृत महोत्सव कौन सा? तो 75वां राष्ट्रीय अधिवेशन मार्च 2024 में बिहार में आयोजित किया जाएगा। कहता है कि इस सम्मेलन के आयोजन के लिए अस्थायी समिति के सदस्य और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है भाई? तो डॉक्टर अनिल सुलभ ने अनुरोध किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, कहता है कि राज्य का पहला वानिकी कॉलेज बताइए कहाँ पे हो जाता है? ये पूछा जाएगा आपसे। यह बिहार के पहला व देश का दूसरा वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुंगेर में किया गया। पूछा जाएगा कि वानिकी कॉलेज की स्थापना बिहार के किस ज़िले में हुई है? तो मुंगेर हो जाएगा आपका। कहाँ पे? तो मुंगेर हो जाता है। और यह बिहार का पहला हो जाता है और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज हो जाएगा जो मुंगेर में आपको स्थापित हो रही है। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, इसके कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे। देखिए, यह वानिकी कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन है। पूछा जा सकता है कि वानिकी कॉलेज जो है किसके अंतर्गत है? तो आपके सबौर जो है कृषि विश्वविद्यालय, उसी के अंतर्गत इसको रखा गया है। यह कॉलेज मुंगेर में गंगा पुल के पास 96 एकड़ में बन रहा है तथा इस कॉलेज के निर्माण में लगभग 231 करोड़ 83 लाख 32 हज़ार की लागत आई है। कहता है कि इसमें विद्यार्थियों के लिए शोधार्थी भवन, विज्ञानियों के लिए क्लासरूम, प्रयोगशाला, आवास का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। लाभ की बात करें भाई कि इससे क्या लाभ होगा? तो यह अपने तरह का एक अलग महाविद्यालय होगा। ठीक है, जहाँ छात्र न सिर्फ फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर पाएंगे बल्कि उस पे शोध भी कर पाएंगे। जो छात्र दूसरे देश के अलावा अन्य राज्यों में जाके पढ़ाई करते हैं वो पलायन भी रुकेगा और यह कॉलेज मुंगेर को एक और गति प्रदान करेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है। बबीता गुप्ता का नाम देखिएगा, चर्चा में क्यों हो भाई? तो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया। ये याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों की गारंटी होती है, ऐसे प्रश्नों की गारंटी होती है। ये महिला सशक्तिकरण में काम तो आते ही आते हैं। ठीक है, और इससे बिहार की गति भी और दिशा और दशा भी बदल जाती है ऐसे लोगों की वजह से। ठीक है, तो जो सम्मान इनको दिया जाता है उस सम्मान से क्वेश्चन जो होता है बना देता है। पूछा जाएगा कि किसे, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? और उसमें एक नाम इनका भी रहेगा, किसका? तो बबीता गुप्ता का। याद रखिएगा, क्या नाम होता है? बबीता गुप्ता। इन्हीं को दिया गया स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए, कहता है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति तथा उन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत
4 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत 4 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर की कहता है कि मुजफ्फरपुर की सीहो गांव निवासी बबीता गुप्ता स्वयं सहायता समूह जीविका की क्या है सदस्य हैं और स्वच्छता तथा पेयजल की विभिन्न श्रेणियों के लिए हुई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उनका चयन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए इनका इम्पोर्टेंस क्या है। उन्होंने प्लास्टिक कचरे से उपयोगी वस्तु बनाने का हुनर जाना और इससे वह खुद स्वावलंबी बन चुकी हैं। अब वह गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। उनकी इस पहले से 24 से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामग्री बनाकर खुद की जीविका चलाने के साथ दूसरी महिलाओं को भी राह दिखा रही हैं। ठीक है, अगला देखिएगा खेल पुरस्कार सम्मान योजना। चर्चा में क्यों है भाई? खेल पुरस्कार और सम्मान योजना जो है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बिहार सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के लिए राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना बनाई है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना के तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, कहता है कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और सिल्वर मेडल जीतने वालों को 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। खेल पुरस्कार व सम्मान योजना के अंतर्गत ये पुरस्कार अब बिहार सरकार देगी। देखिए ये है हमारा मीठी क्रांति। ठीक है, ये हमारा क्या है? मीठी क्रांति है और बिहार के राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत 17 जिलों में कितने? तो 17 जिलों को शहद के उत्पादन हेतु चयनित किया गया है। किसके अंतर्गत पूछा जाएगा कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपके शहद से हो जाते हैं। किससे हो जाएंगे? तो शहद से हो जाएंगे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो शहद से हो जाएगा। और ये 17 जिलों को उत्पादन के लिए क्या किया गया है? चयनित किया गया है, इनका नाम रखा गया है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए कहता है यहाँ पे मीठी क्रांति के बारे में कुछ जान लीजिए। कहता है यहाँ पे कि योजना के क्रियान्वयन के लिए चयनित कितने 17 राज्यों को केंद्र ने 30 करोड़ की धनराशि पहली किस्त के रूप में स्वीकृत की है। कहता है कि केंद्र ने फूलों की खेती को बढ़ावा, महिलाओं को ट्रेनिंग केंद्र ने पहली किस्त के रूप में कितना 1.30 करोड़ स्वीकृति किए हैं। महिलाओं को मधुमक्खी पालन के लिए बढ़ावा देने के अलावा तकनीकी सहायता और आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी। कहता है कि मधुमक्खी पालन क्षेत्र में फूल वाले पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि इसमें खर्च किया जाएगा। कहता है कि राज्य सरकार की ओर से इसमें वार्षिक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। कहता है कि जिला बागवानी विकास समिति को किसान समूह चयन की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, कहता है मीठी क्रांति का उद्देश्य क्या है भाई? तो देखते हैं, योजना का उद्देश्य मधु क्रांति यानी मीठी क्रांति लाना है। मधु क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी उत्पादन, अन्य उत्पाद को बढ़ावा देना, कृषि एवं गैर कृषि परिवार को रोजगार दिलाना, ये हो जाता है आपका। सॉरी, देखते हैं। ये हो जाता है आपका अगला देखते हैं हम लोग, इसका लाभ क्या होता है। तो लाभ के बारे में बात करते हैं। कहता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर शहद उत्पादन होता है। राज्य के करीब 50,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, मोरक्को आदि देशों में ज़्यादा मांग है इसका। और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन शुरू होने का फ़ायदा यहाँ के मधुमक्खी पालकों को भी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यह हमारे सेशन का अंतिम सवाल हो जाता है। कहता है कि कोसी बेसिन
कौन सा? तो कोसी बेसिन परियोजना देखेंगे। यहाँ पे कहता है यहाँ पे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोसी के बाढ़ प्रभावित लोगों के जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए कितना 277 करोड़ रुपए की राशि से कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत सड़क और पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। कितना? तो 277 करोड़ रुपए की लागत से। ये सब याद रखिएगा, कोसी बेसिन परियोजना जो है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं, ये लास्ट हमारा जो प्रमुख बिंदु हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस योजना की शुरुआत कब किया गया? तो 15 सितंबर 2010 को हुई थी। इस पहले चरण के अंतर्गत विश्व बैंक की मदद से सहरसा, सुपौल और अररिया मधेपुरा के 21 प्रखंडों में 31 दिसंबर 2018 को विकास कार्य समाप्त हुआ। कहता है कि विश्व बैंक संपोषित कोसी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण का कार्य मार्च 2023 में पूरा होना था, परंतु कार्य पूरा न होने पर दूसरे चरण के कार्य को 15 महीने का विस्तार दिया गया है। अब इस योजना को मंजूरी जून 2024 तक पूरा किया जाएगा। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। फिर इसी क्रम में अभी 3-4 और चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। टोटल का यानी कि संपूर्ण जो आपका करंट अफेयर्स जो है, यहाँ पे डिटेल्स इसलिए हम आपको करा रहे हैं ताकि इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा, वन लाइनर से बेहतर ये सब होता है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इसका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें क्योंकि रिवाइज़ का ही टाइम है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों को।